बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटे आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। आज हमारा वर्ब्स का प्रैक्टिकल वर्ब्स का लास्ट टॉपिक है। फंक्शनल में हमने काइंड्स को पढ़ा, हमने काइंड्स को वर्ब को डिफाइन किया। प्रैक्टिकल में हमने स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंसेस को पढ़ा, टेंसेस को पढ़ा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्ट्रक्चर्स पढ़े, मॉडल एक्सिलरी पढ़ा, वन बाय वन करके हमने सारे मॉडल एक्सिलरीज को पढ़ा, कंडीशनल तीनों तरह के पढ़ी। अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने कोई 34 के करीब स्ट्रक्चर को पढ़ा। पैरेलल स्ट्रक्चर में हमने गालबन 14 पॉइंट्स को देखा जो हमारे पैरेलल स्ट्रक्चर या कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे। लास्ट में बेटे हमारे पास क्या है, जेरेंड वर्सेस इंफिनिटिव। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जेरेंड हम किसको बोलते हैं। जेरेंड हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं और हम जेरेंड की आईएनजी फॉर्म को तब जेरेंड बोलते हैं जब हम सेंटेंस में उसको किसके तौर पर यूज करते हैं, नाउन के तौर पे। जब आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पर यूज होती है तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। इसी तरह इंफिनिटिव हम किसको बोलते हैं, इंफिनिटिव हम बोलते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। और ये भी, इसको भी आप क्या बोलेंगे, यू कैन से कि ये भी सॉफ्ट नाउन होता है आपके पास। एक तो हमारे पास नाउन होता है ना, सीधा पर्सन प्लेस थिंग को हम बोल देते हैं नाउन। ये जेरेंड और इंफिनिटिव वो नाउन्स होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। ये वो नाउन होते हैं जो किन से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, इसलिए हम इनको सॉफ्ट नाउन्स बोल सकते हैं। जेरेंड भी नाउन के तौर पर फंक्शन करता है और इंफिनिटिव भी नाउन के तौर पर ही फंक्शन करता है। तो हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में बाज़ औक़ात क्या होता है कि जेरेंड यूज किया गया होता है, आईएनजी फॉर्म यूज की गई होती है, और सम टाइम सेंटेंस में क्या होता है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज की गई होती है। आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है, ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के क्वेश्चन के लिए, कि कब हमने ये देखना है कि कब हमने जेरेंड यूज करना और कब हमने इंफिनिटिव यूज करना है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। देखिए, नंबर 1 आप याद रखेंगे कि नंबर 1 हम अपने वर्ब्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास वो वर्ब्स आते हैं जिनके बाद हमने हमेशा जेरेंड लिखना होता है। जिनके बाद हमने हमेशा क्या लिखना होता है, जेरेंड लिखना होता है। और फिर हमारे पास कुछ वर्ब्स वो आते हैं जिनके बाद हमने हमेशा इंफिनिटिव लिखना होता है। मतलब ये तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है कि अभी आगे जाकर एक लिस्ट आएगी आपके पास, आपने वो लिस्ट को रट्टा मार लेना है, वो लिस्ट याद कर लेनी है और आपको पता होगा कि ये वर्ड्स जहां पर भी आएंगे इनके बाद जेरेंड आएगा। फिर आपने एक लिस्ट याद कर लेनी है, आपको पता होगा कि ये वर्ड्स जहां पर भी आएंगे इनके बाद हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। फिर हमारे पास तीसरी तरह के वर्ब्स आते हैं और तीसरी तरह के वर्ब्स वो हैं जिनके बाद जेरेंड भी आ सकता है और जिनके बाद इंफिनिटिव भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ तरह वाले वर्ब भी इसी तरह के हैं, उनके बाद भी जेरेंड भी आ सकता है और इनके बाद इंफिनिटिव भी आ सकता है। अब जब दोनों के बाद जेरेंड या इंफिनिटिव आ सकता है तो फिर फर्क याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। यहां पर सेंटेंस में वर्ब का मीनिंग चेंज नहीं होता, ये सेम मीनिंग के लिए फंक्शन करता है। जबकि यहां पर जब आप जेरेंड और इंफिनिटिव लिखते हैं तो दोनों सूरतों में उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बेसिकली 4 तरह के वर्ब्स हैं हमारे पास। कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद जेरेंड आना है, कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद इंफिनिटिव आना है, कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद जेरेंड और इंफिनिटिव आएगा लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं होगा, और कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद जेरेंड या इंफिनिटिव आएगा लेकिन उनके बाद जब आप जेरेंड और इंफिनिटिव लिखेंगे तो उनका मीनिंग चेंज होगा, हमारी सेंस चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज होगा। आगे जाकर हम वर्ड्स को भी देखेंगे, एग्जांपल्स को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन वर्ब्स को देखेंगे जिनके साथ जेरेंड और इंफिनिटिव्स आते हैं। देखिए, मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया कि ये हमारे रूल का आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है हमारे रूल नंबर 1 का। 4 तरह के वर्ब्स है ना, हमने क्या कहा, हमारे पास 4 तरह के वर्ब्स कौन से हैं। एक वर्ब वो है जिनके बाद जेरेंड आएगा, एक वर्ब वो है जिनके बाद इंफिनिटिव आएगा, एक वर्ब वो है जिनके बाद जेरेंड इंफिनिटिव आ सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा, एक वो है जिनके बाद जेरेंड इंफिनिटिव दोनों आ सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज होगा। अब ये सबसे पहले हमारे पास वो वर्ब्स हैं जिनके फौरन बाद हमेशा हमें क्या लिखना है, जेरेंड, और इन वर्ड्स के बाद हमें क्या लिखना है, इंफिनिटिव लिखना। बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स को रट्टा मार लेना है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि आपको ये वर्ड्स पूरे के पूरे A to Z याद होने चाहिए। मैं पर्सनल इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव करता हूं कि ये वाले रूल का पेपर में क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखें, ये कुछ 40-50 वर्ड्स बनते हैं जेरेंड के, 40-50 वर्ड्स बनते हैं इंफिनिटिव के। हाउ इज इट पॉसिबल? अब पूरी इंग्लिश में ये 40-50 वर्ड्स तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि हर टीचर ने यही वर्ड्स लिखे हो, तो डिफरेंट होंगे। आप कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी नोट्स उठाएंगे, आप किसी भी टीचर का लेक्चर सुनेंगे तो ये वर्ड्स चेंज होते रहेंगे। आप पूरी इंग्लिश में 1 मिलियन वर्ड्स प्लस वर्ड्स हैं इंग्लिश में, अब उनमें यही 40-50 वर्ड्स तो नहीं है जिनके बाद जेरेंड आता है या इंफिनिटिव आता है। तो कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं इनको लाइक नहीं करता
लगता क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए मैं समझता हूं कि इनका पेपर में क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑन अ लाइटर मोड, ऑन अ सॉफ्टर नोट आपको इनको हल्का हल्का सा रट्टा मार लेना है और आपको याद रखना है ये वो वर्ड्स हैं जिनके फौरन बाद क्या आएगा, जेरेंड, और ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद क्या आना चाहिए, इंफिनिटिव। जैसे अगर हम कुछ सेंटेंसेस देखें, आई डिसलाइक टू गेट अप अर्ली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गेटिंग अप। वुड यू माइंड ओपनिंग होगा, एंजॉय प्लेइंग होगा, टॉलरेट स्मोकिंग होगा, आई रिग्रेट ऑन नॉट स्टडिंग होगा। यानी कि ये वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वो वर्ब्स लिखे हुए हैं जिनके बाद आपको क्या लिखना है, जेरेंड लिखना है। और ये वो वर्ब्स लिखे हुए हैं जिनके बाद आपको क्या लिखना है, इंफिनिटिव। जैसे फॉरगेट के बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू क्लोज। नीड्स के बाद क्या लिखा हुआ है, टू लीव। इसी तरह मैनेज के बाद क्या लिखा हुआ है, टू स्टे। कंसेंट के बाद क्या लिखा हुआ है, टू एक्ट। और प्रिपेयर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, टू अलाइट। तो जब भी आप याद रखें, आप इसको इस तरह करेंगे, आपने रूल नंबर 1 याद रखना, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद इंफिनिटिव आएगा और ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद क्या आएगा, जेरेंड आएगा। इनको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रह जाए। ऐसे कोई पक्का हार्ड एंड फास्ट इनको हिफज करने की, याद करने की, कोई निमोनिक्स बना के रट्टा मारते रहने की जरूरत नहीं है। आज तक कभी पेपर में नहीं आए हैं। ये जो जेरेंड और इंफिनिटिव के टेक्निकल रूल है ना, वो पेपर में आते हैं। वो आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा कि बेटे ये टेक्निकल रूल है, इसको समझ लें, इसको पकड़ लें, ये आपको पेपर में आएगा। अब हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनके बाद हम जेरेंड भी लिख सकते हैं और इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई चेंज नहीं होता, विदाउट कॉजिंग अ चेंज इन मीनिंग। इनके मीनिंग में चेंज नहीं आता। जैसे देखें, आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, और आई लव रीडिंग, यहां पे इंफिनिटिव यूज हुआ, यहां पर जेरेंड यूज हुआ। सेंटेंस की, दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन क्या है, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड वर्ड है प्रेफर, यू प्रेफर टू लिव, आई प्रेफर लिविंग इन द कंट्री, कोई मीनिंग में चेंज नहीं है। इसी तरह कंटिन्यू, शीला कंटिन्यू टू वर्क, उसने अपना काम जारी रखा। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने अपना काम जारी रखा। अब दोनों में, एक में जेरेंड यूज हुआ है, एक में इंफिनिटिव यूज हुआ है, लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्टार्ट, कांट स्टार्ट टू डू और कांट स्टार्ट लुकिंग, दोनों का मतलब में स्टार्ट का क्या है, करना, शुरू करना। अब कभी भी आप इसके मीनिंग में चेंज नहीं देखेंगे। कौन सा वर्ड है, लव का वर्ड है, प्रेफर का वर्ब है, कंटिन्यू का वर्ब है, स्टार्ट का वर्ब है। इसी तरह हमारे पास बिगिन है, हेट है, लाइक है, और क्या है, इंटेंड है। आप इनकी मीनिंग को देख रहे होंगे तो बिगिन टू क्लैप एंड बिगिन क्लैपिंग, दोनों में कोई मीनिंग डिफरेंस नहीं है। आई हेट टू बी और आई हेट बीइंग, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आई वुड लाइक टू स्पीक एंड आई लाइक लिसनिंग, दोनों में कोई मीनिंग में चेंज नहीं है। वी टेंड टू गो एंड दे हैड इंटेंडेड गोइंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आप जेरेंड और इंफिनिटिव लिख सकते हैं और इनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता। आप इंफिनिटिव लिखे, जेरेंड लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जिनमें आप मीनिंग, अगर जेरेंड और इंफिनिटिव लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। इनको थोड़ा सा ट्रांसलेशन को देखने की जरूरत है। जैसे देखिएगा, सेंटेंस है शी क्विट टू वर्क हेयर, शी क्विट टू वर्क हेयर, इसका मतलब क्या है कि शी वॉज वर्किंग समवेयर एल्स, वो कहीं पर और कहीं पर काम कर रही थी और उसने वहां पर काम छोड़ दिया, क्या करने के लिए, वो काम छोड़ दिया क्या करने के लिए, यहां काम करने के लिए। जैसे देखें, मैं आपको 2 सेंटेंसेस लिख देता हूं, आपको फौरन से ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं ही स्टॉप्ड, ये 2 सेंटेंसेस अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, और सेकंड सेंटेंस है He stopped to smoke। अब जरा पहले सेकंड वाले सेंटेंस को देखिएगा, He stopped to smoke की ट्रांसलेशन क्या है कि he was going somewhere, वो कहीं पर जा रहा था, रास्ते में वो रुका, he stopped। और वो क्या करने के लिए रुका, he stopped to smoke, वो सिगरेट पीने के लिए रुका। वो क्यों रुका, why he stopped, वो क्यों रुका, सिगरेट पीने के लिए। He stopped and what he stopped, he stopped smoking, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब दोनों सेंटेंसेस में वर्ब स्टॉप्ड लिखा हुआ है, एक के बाद आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, एक के बाद इंफिनिटिव लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। स्टॉप्ड स्मोकिंग का मतलब क्या है कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दी है, और स्टॉप्ड स्मोक का मतलब क्या है कि वो कहीं पर जा रहा था, उसने अपना रास्ता रोक दिया, अपना सफर रोक दिया है, क्या करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। इसी तरह शी क्विट टू वर्क हियर, शी वाज डूइंग हर जॉब समवेयर, वो कहीं पर काम कर रही थी, उसने वो जॉब छोड़ दिया क्या करने के लिए, यहां पे काम करने के लिए।
और सेकंड सेंटेंस क्या है, शी क्विट वर्किंग हियर, उसने यहां काम करना छोड़ दिया है। अब ये दोनों सेंटेंसेस में जब आप देखेंगे तो दोनों सेंटेंसेस में क्विट के बाद आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज है। एक का मतलब है कि वो कहीं और काम कर रही थी, उसने वहां पर नौकरी छोड़ दी यहां काम करने के लिए, और दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने यहां नौकरी करना छोड़ दिया है, यहां काम करना छोड़ दिया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखेंगे, आई रिग्रेट प्रॉमिसिंग टू हेल्प, जैसे मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैंने आपके साथ वादा किया। मुझे किस पर अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मैंने आपके साथ वादा किया, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया। आई रिग्रेट टू टेल यू डैट, आई रिग्रेट यू टेल यू डैट का मतलब क्या कि मुझे ये बात बताते हुए अफसोस हो रहा है आपको, मुझे ये बात बताते हुए मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर यू। जब आप देखिए एक में जेरेड लिखा हुआ है, एक में इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग ही चेंज है। आप ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आप क्या करेंगे, जेरेड और इन्फिनिटिव लिख तो सकते हैं, लेकिन आप जेरेड और इन्फिनिटिव लिखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा ही स्टॉप्ड स्मोकिंग और ही स्टॉप्ड टू स्मोक। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिमेंबर, शी रिमेंबर्ड टू विजिट हर ग्रैंड मदर, यानी कि वो आप उसको ये बात भूली नहीं है कि मैंने अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके यहां विजिट करना था। शी रिमेंबर्ड, उसे याद है, और उसे क्या याद है, शी रिमेंबर्ड टू विजिट, उसे विजिट करना याद है। उसके बाद शी रिमेंबर्ड विजिटिंग हर ग्रैंड मदर, उसको अपनी दादों के या नानों के घर जाने वाले दिन याद है। अब जिन्हें दोनों में एक स्लाइट ट्रांसलेशन का डिफरेंस आ गया, मतलब मैं कहता हूं कि यार मुझे याद है कि मैंने वहां पे जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई रिमेंबर टू गो देयर। और मैं कहता हूं मुझे वो दिन याद है जब मैं वहां पे जाया करता था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई रिमेंबर गोइंग देयर, मुझे वहां के दिन याद है, वहां जाना याद है। अब दोनों में जब मैं जेरेड और इन्फिनिटिव लिखता हूं ना, तो दोनों में एक स्लाइड चेंज आ जाता है ट्रांसलेशन में। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आप इन्फिनिटिव और जेरेड लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में ट्रांसलेशन का डिफरेंस आ जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह स्टॉप है, जैसे अभी हमने कहा आई स्टॉप्ड टू कॉल यू, मतलब आई वॉज गोइंग समवेयर, मैं वहां पे रुका क्या करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए। एंड आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू, आई स्टॉप्ड कॉलिंग यू का मतलब क्या है कि मैंने आपको फोन करना क्या किया, बंद कर दिया। आई एम नॉट कॉलिंग यू एनी मोर, मैं आपको कॉल कर ही नहीं रहा, मैं अब आपको कॉल करता ही नहीं, मैंने इसको आपको रोक दिया, छोड़ दिया, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसी तरह आई ट्राई टू ओपन द विंडो, मैंने विंडो को, दरवाजे को, खिड़की को खोलने की कोशिश की। आई ट्राइड ओपनिंग द विंडो, मतलब कि एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मुझे ये करना है, ठीक है। उसके बाद फॉरगेट, आई फॉरगेट टू मीट हिम, आई फॉरगॉट मीटिंग हिम, अगेन वही विजिटिंग वाली बात है, आई फॉरगॉट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना भूल गया, मुझे उससे मिलना याद नहीं रहा। और आई फॉरगॉट मीटिंग हिम, और मुझे उसके वो दिन भूल गए जब मैं उससे मिला करता था, मतलब मुझे उसकी मुलाकात भूल गई, मुलाकातें भूल गई, मुझे उससे मिलना भी याद नहीं है। तो जब भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे, इसमें हमारे पास क्विट का वर्ड है, रिग्रेट का वर्ड है, रिमेंबर का वर्ड है, स्टॉप है, ट्राई है, फॉरगेट है। इनमें आप जेरेड और इन्फिनिटिव तो लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर मीनिंग स्लाइड चेंज होंगे, यहां पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, यहां पर ट्रांसलेशन चेंज हो जाएगी। तो चार तरह के वर्ब बेसिकली हमारे पास। नंबर 1 वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको हमेशा जेरेड लिखना है, जो लिस्ट अभी आपने देखी। नंबर 2 जिनके बाद आपको इन्फिनिटिव लिखना है। नंबर 3 जिनके बाद आप जेरेड इन्फिनिटिव लिखेंगे, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। और नंबर 4 आपके पास क्या है, जिनमें आप जेरेड इन्फिनिटिव लिखेंगे लेकिन आपके मीनिंग क्या होंगे बेटे, चेंज हो जाएंगे, स्लाइड ट्रांसलेशन, स्लाइड चेंज आ जाएगा, किसमें, ट्रांसलेशन में, सिचुएशन में। उसके बाद देखिएगा, ये था रूल नंबर 1। अब है हमारे पास रूल नंबर 2। अब यहां से हमारे जेरेड और इन्फिनिटिव के टेक्निकल रूल स्टार्ट होंगे, और ये मैं रेकमेंड करता हूं कि आपको आते होने चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि पेपर में अगर जेरेड और इन्फिनिटिव में से क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा, और आपको लिखने भी आते होने चाहिए, आपको आते भी होने चाहिए, राइटिंग के लिए बड़े जरूरी है। देखिए चलता क्या हमारे पास कि जहां कहीं पर भी प्रेपोजिशन आएगा ना, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, जेरेंड। और जहां कहीं पर एडजेक्टिव के बाद वर्ब आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए। जैसे देखें, हमने कहा हर फियर ऑफ, जब मैंने ऑफ लिख दिया तो मैं ऑफ के बाद टू फ्लाई नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना है, ही हर फियर ऑफ फ्लाइंग, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जेरेंड। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, जब मैंने ऑफ लिख दिया तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टू ईट, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, ऑफ टू ईट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑफ ईटिंग। ही हैज एन अब्रेसिव वे ऑफ ट्रीटिंग, जब ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद आपने टू ट्रीट नहीं लिखना बेटे, आपने क्या लिखना है, ट्रीटिंग लिखना है। आपने टू के बाद मीट नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, मीटिंग लिखना है।
आपने विदाउट के बाद से या टू से नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, आपने सेइंग लिखना है। जहां पर भी प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने कभी भी इंफिनिटिव नहीं लिखना है, बल्कि आपने क्या लिखना है, जेरेंड लिखना है। आफ्टर प्रेपोजिशन हमेशा क्या आएगा, जेरेंड। इसी तरह एडजेक्टिव देखिएगा, शी वाज टू वीक, वीक क्या आ गया, जेरेंड। हैप्पी क्या आ गया, जेरेंड। डिलाइटेड क्या आ गया, सॉरी वीक क्या आ गया, एडजेक्टिव। हैप्पी क्या आ गया, एडजेक्टिव। डिलाइटेड क्या आ गया, एडजेक्टिव। कोल्ड क्या आ गया, एडजेक्टिव। हॉट क्या आ गया, एडजेक्टिव। अब इनके बाद आने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब को देख लें, इनके बाद आने वाले वर्ब को देख लें। वीक के बाद क्या आया, स्टैंड। हैप्पी के बाद क्या आया, टू हेल्प। डिलाइटेड के बाद क्या आया, टू सी। कोल्ड के बाद क्या आया, टू स्विम। और हॉट के बाद क्या आया, टू ड्रिंक। जहां कहीं पर भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाएगा, जहां कहीं पर भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाएगा, तो आपने याद रखना है एडजेक्टिव के बाद आपको बेटे क्या लिखना है, इंफिनिटिव लिखना है। प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड लिखना है और एडजेक्टिव के बाद क्या लिखना है, इंफिनिटिव। ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर 2। उसके बाद हम चलेंगे रूल नंबर 3 पे। और रूल नंबर 3 हमारे पास क्या, याद रखिएगा, क्योंकि हम सेंटेंस में नाउन के तौर पर लिख रहे होते हैं ना, तो इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा कौन सी फॉर्म लिखेंगे, जेरेंड लिखेंगे। जहां पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, आपको जेरेंड फॉर्म लिखनी है। जैसे मैं आपको इस आसान 3 एग्जांपल दे देता हूं, आपको हमेशा याद रहने वाली एग्जांपल। आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं सेंटेंस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप क्या बोलेंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। रीडिंग बुक इज माई हॉबी, गार्डनिंग इज माई हॉबी। आप कभी नहीं बोलेंगे टू गार्डन इज माई हॉबी। जब आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो आपको याद रखना है, आपको जेरेंड लिखना है। जैसे देखिएगा, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग किसके तौर पर यूज हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे। डॉक्टर से डैट स्मोकिंग इज बैड फॉर यू। स्मोकिंग किसके तौर पर यूज हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे। ही इज प्लेइंग, अब यहां पर प्लेइंग भी किसके तौर पर यूज हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे। फ्लाइंग किसके तौर पर यूज हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे। ईटिंग किसके तौर पर यूज हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे। अब जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो आपको जेरेंड लिखना है। और आप जब भी रीजन बताने के लिए लिखेंगे, जिसको आगे जाकर हम एडवर्ब में दोबारा पढ़ेंगे और जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन बताने के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहां तक सेंटेंस मुकम्मल हो गया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड वाई दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट टू पास देयर फ्री टाइम। तो जब हम लिखते हैं ना टू पास देयर फ्री टाइम, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उनके एक्शन का रीजन बता रहे हैं। वी आर हियर, एंड व्हाई वी आर हियर, वी आर हियर टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हम अपने आप को एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए यहां पे हैं। दे हैड टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द सीड, उनको क्या करना है, उन्हें स्ट्रेंथ चेक करनी है, ये रीजन है। टू फीड द चिल्ड्रन, मां खाना क्यों बना रही है, बच्चों को खिलाने के लिए। इसी तरह शी इज वाशिंग क्लोथ टू गेट रेडी फॉर द पार्टी, कि वो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। अब ये जितनी बातें हम अपने एक्शन का रीजन बताने के लिए लिख रहे हैं ना, अब इन सारे रीजंस को आप देख रहे होंगे कि सारे रीजंस के लिए टू पास इंफिनिटिव, टू प्रिपेयर इंफिनिटिव, टू चेक इंफिनिटिव, टू फीड इंफिनिटिव, टू गेट रेडी इंफिनिटिव। आप जब भी यूज करेंगे रीजन बताने के लिए, रीजन बताने के लिए आपने हमेशा एक्शन की रीजन बताने के लिए क्या यूज करना है, इंफिनिटिव। तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा और एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर जेरेंड आएगा और हमारे पास रीजन बताने के लिए क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा। ये हमारे पास कौन सा रूल है, रूल नंबर 3। और लास्ट रूल है हमारे पास दोनों का, बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल है जेरेंड का, ये वाला बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। देखें हम क्या करते हैं कि हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसको क्या बना देते हैं, हम इंफिनिटिव बना देते हैं। लेकिन आपने याद रखिएगा कुछ जगह इस तरह की हैं जहां पर हम कुछ वर्ब फ्रेजेस इस तरह के हैं, वर्ड्स इस तरह के हैं, एक्सप्रेशंस इस तरह के हैं जिसमें हम टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म। इसमें से एक रूल आप पढ़कर भी आए, अगर आपको याद हो, आपने यूज टू वाले में पढ़ा, आपने कहा कि अगर यूज टू सब्जेक्ट के साथ होगा और उससे पहले बी फॉर्म आएगी तो शी वाज यूज टू कुक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शी वाज यूज टू कुकिंग, वो खाना पकाने की आदी है। अब यहां पर आप टू के बाद देखेंगे फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी हुई, टू के बाद क्या लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, या पढ़कर आए हैं। इसी तरह यहां पर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखते हैं, जेरेंड फॉर्म। आपको इनको बड़े अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को क्या करना है, रट्टा मारना है।
जिनको रट्टा मारना जरूरी नहीं था वो मैंने आपको खुद ही कह दिया कि इनको रट्टा ना मारे, लेकिन इन वर्ड्स को आपने लाजमी तौर पर रट्टा मारना है। वर्ड्स कौन से आपके पास? अडिक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, कमिट टू, अवर्स टू, डिवोट टू, फॉल टू, टेक टू, अकस्टम टू, विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। ये वो वर्ड्स हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि टू के बाद क्या लिखेंगे? आईएनजी। जैसे देखें, अडिक्ट टू, स्मोक नहीं, स्मोकिंग। ऑब्जेक्टेड मी टू वेस्ट नहीं, वेस्टिंग। अकस्टम टू स्टडिंग आएगा, स्टडी नहीं आएगा। विद द व्यू टू प्रिपेयरिंग आएगा, प्रिपेयर नहीं आएगा। और ये सेंटेंस को गौर से पढ़ लीजिएगा। विद द व्यू टू प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट, एंट्री टेस्ट की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यू मस्ट सब्सक्राइब इंग्लिश विद सर अजीम। मैंने कहा साथ साथ अपनी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें दूसरों के साथ। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, इंग्लिश समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो लाजमी तौर पर। बहरहाल जहां पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहां पर हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रूल का, इसको याद रखिएगा। इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा ले, रट्टा मार ले। फिर हम इनफ के बाद, जैसे हमने कहा ना एडजेक्टिव के बाद, इसी तरह अगर इनफ के बाद वर्ब आएगा ना, तो इनफ के बाद आपने याद रखना है, इनफ के बाद हमेशा सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आएगी? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखें, इनफ टू अग्री, इनफ टू थैंक, इनफ टू वॉक, इनफ टू चेक, ग्रेशियस इनफ टू इनवाइट। जब भी आप लिखेंगे आपने इनफ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जेरेंड, कभी भी इसके बाद नहीं लिखना है। अब अगर देखें, अगर हम फटाफट से अपने सारे यूजेज को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। देखें, नंबर 1 रूल में हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 रूल में हमने कहा कि देयर आर सर्टन वर्ड्स जिनके बाद जेरेंड आएगा, और देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद क्या आएगा? इंफिनिटिव आएगा। इसके साथ हमने क्या कहा? इसके साथ हमने कहा कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जिनके साथ जेरेंड भी आ सकता है और जिनके साथ इंफिनिटिव भी आ सकता है, लेकिन जब जेरेंड और इंफिनिटिव लिखेंगे तो हमारा मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेम मीनिंग रहेगा। ऐसे कहा ना हमने, पीछे एग्जांपल्स में हमने देखा। फिर हमने इसी बात का तीसरा पॉइंट क्या बनाया कि कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद जेरेंड और इंफिनिटिव दोनों आ सकते हैं, लेकिन जेरेंड और इंफिनिटिव आने से क्या होगा कि उनका मीनिंग क्या हो जाएगा? उनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, वो चेंज मीनिंग के साथ लिखे जाएंगे। देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस इन ट्रांसलेशन। तो पहला रूल क्या है कि देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद जेरेंड आएगा, और देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके बाद इंफिनिटिव आएगा। फिर कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद जेरेंड और इंफिनिटिव दोनों आ सकते हैं लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, और कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनके बाद जेरेंड और इंफिनिटिव आ सकते हैं लेकिन मीनिंग क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। फिर हमने नंबर 2 पर क्या कहा? नंबर 2 पर हमने ये कहा कि जहां पर भी प्रेपोजिशन के बाद हमें वर्ब लिखना है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब कौन सा आएगा? जेरेंड। और जहां कहीं पर भी एडजेक्टिव के बाद हमें वर्ब लिखना है, तो एडजेक्टिव के बाद वर्ब बेटे हमारे पास कौन सा आएगा? इंफिनिटिव। फिर नंबर 3 पर हमने क्या कहा? हमने कहा फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं तो बेटे फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको जेरेंड चाहिए। और अगर आप रीजन बताने के लिए लिख रहे हैं तो रीजन बताने के लिए आपको हमेशा क्या लिखना है? इंफिनिटिव। और नंबर 4 पर हमने क्या कहा कि कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास इस तरह के हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि टू के बाद कौन सी फॉर्म लिख देते हैं? आईएनजी फॉर्म। विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अडिक्ट टू, इन सारे वर्ड्स के बाद हम क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। और फिर हमने ये कहा कि जहां पर इनफ के बाद हमारे पास वर्ब आएगा, तो इनफ के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? इनफ के बाद हमें क्या लिखना है बेटे? इंफिनिटिव लिखना है। ये 4 रूल्स आपको जेरेंड के याद रखने हैं और 4 रूल्स आपको किसके याद रखने हैं? इंफिनिटिव के। देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके बाद जेरेंड आता है, फिर कुछ वर्ब्स है जिनके बाद इंफिनिटिव आता है, कुछ वर्ब्स है जिनके बाद जेरेंड इंफिनिटिव दोनों आते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होते, और कुछ वर्ब्स इस तरह के जिनके बाद जेरेंड इंफिनिटिव आते हैं लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा चेंज आता है। उसके बाद हमने कहा कि अब प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जेरेंड आएगा, और उसके बाद रीजन बताने के लिए क्या आएगा? इंफिनिटिव आएगा। फिर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के जिनमें टू के बाद जेरेंड आएगा, और इनफ के बाद हमें अगर वर्ब लिखना है तो क्या लिखना है बेटे? इंफिनिटिव लिखना है। दिस इज ऑल अबाउट जेरेंड वर्सेस इंफिनिटिव। मैंने आपको कहा ये रूल रट्टा मारने वाला है, इसको आप करें ना करें थोड़ा सा कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई खालिसतन रट्टा मारने की जरूरत नहीं। लेकिन ये 3 रूल आपके पास टेक्निकल रूल है जेरेंड और इंफिनिटिव के, आपको लाजमी तौर पर याद रखने हैं, समझ आनी चाहिए, रटे हुए होने चाहिए और जहन में पक्के होने चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।